हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए इनसाइडर्स। मैं आपको पिछले वीडियो में फाइनेंस पढ़ा रहा था। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ ये लेक्चर्स किन के लिए हैं। आप बीकॉम कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो या फिर एमकॉम कर रहे हो या फिर आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेशन करना हो या फिर आप रिसेंटली क्लियर सीए और सीएमए का फाउंडेशन आपने क्लियर किया है या फिर आपको सेबी सर्टिफिकेशन करना है, जैसे इक्विटी रिसर्च एंड रिसोर्स एनालिस्ट के सर्टिफिकेशन। अभी मैं भी वही कर रहा हूँ। एंड देन स्टार्ट करते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको पर्सनल्स एंड बिजनेस फाइनेंस पढ़ाया था। अब थोड़ा से फाइनेंस में टैक्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। तो टैक्सेस होता क्या है? बेसिकली टैक्स क्या होता है कि हमें अपनी इनकम के सर्टेन अमाउंट्स गवर्नमेंट को देने होते हैं कि ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स एजुकेशंस पे अमाउंट सर्टेन अमाउंट स्पेंड करे अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स हम पे करते हैं अगर हमारी सैलरी इनकम हुई। अगर हम एम्प्लॉयर हैं या फिर एम्प्लॉई हैं तो हम अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। हमारी बिज़नेस इनकम हो रही है, कोई भी सपोज़ करो मैं मेडिसिन का मेरी बिज़नेस है तो उस पर मैं इनकम कमा रहा हूँ, तो वो मेरी बिज़नेस इनकम हो गई। इंटरेस्ट हो गया, मान लो बैंक में मेरी एफडी पड़ी है, उस पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरी इंटरेस्ट इनकम हो गई। वो भी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो वो टैक्स के काफ़ी चीज़ें होंगी, तो वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि टैक्स ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं बस ब्रीफ बता दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा फाइनेंस में टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें, ठीक है। दैन कॉर्पोरेट टैक्स होता है एक, जो कंपनी कमाती है इनकम, उस पर एट द रेट हमको 30% फ्लैट टैक्स देना होते हैं कंपनी को, ठीक है, वेदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। दैन जीएसटी एक टैक्स होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। कब देना? वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, उसके मतलब आप सेल्स पे, आप कोई भी गुड्स सेल्स कर रहे हैं तो उस पर बेसिकली आपको जीएसटी पे करना होता है, मतलब कंज्यूमर को जीएसटी देना होता है। दैन कैपिटल टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स। आप शेयर्स बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो उस पर लगता है कैपिटल गेन टैक्सेस। इसके भी वाइफिकेशन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म एक और एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं। आप अगर कोई भी सपोज़ करिए लैंड ओन बेच रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज़ अपना बेच रहे हैं, घर और बेच रहे हैं, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स लगते हैं, ठीक है। देन टैक्स किन को पे करना होता है? तो टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन वेदर यू आर रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट मतलब होता है कि आप इंडिया में 182 डेज़ प्रीवियस ईयर में रहे हो तो उसको रेसिडेंट बोलते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप उसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। रेसिडेंट को बेसिकली अपने इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम पे दोनों पे टैक्स देना होता है, ठीक है। ग्लोबल इनकम पे इनको टैक्स होता है। जैसे कि अगर आप सपोज़ करें, एक सेकेंड, सपोज़ करो एक ये आदमी है, ठीक है, इसका नाम किशन है, ठीक ठीक। इसकी इनकम हो रही है इंडिया में, ये सैलरी से इनकम कमा रहा है, ठीक है, उस पर तो टैक्स देगा ही। इसकी फ़ॉरेन में भी इनकम हो रही है, फ़ॉरेन में इनकम में मान लो इसको फ़ॉरेन में कोई घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, और उस पर ये टैक्स पे कर रहा है, और सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी है, उस पर ये इनकम कमा रहा है, रेंटल इनकम, तो उसको बेसिकली इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम में। अगर किशन नाम का लड़का रेसिडेंट हुआ, नॉन रेसिडेंट हुआ तो वो सैलरी जो कमा रहा है इंडिया में तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी जो कमा रहा है उसको फिर फॉरेन में उसकी जो भी इनकम हो रही है उस पर टैक्सेबल नहीं होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट
इज टैक्स ओनली ऑन इंडियन इनकम। आपकी इंडिया में जो भी इनकम हो रही है उस पर इनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो फिर एक होता है प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव टैक्स। क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स? होता है मतलब कि आपकी जितनी इनकम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपके टैक्स बढ़ते जाएंगे। सपोज़ करो मेरी इनकम है अभी 12 लाख, ठीक है, 12 लाख मेरी इनकम है, तो मुझे ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज़ करो किसी की इनकम 1 करोड़ है, ठीक है, तो उसको मोटा मोटा 30 लाख टैक्स देना पड़ेगा। तो वही होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपको टैक्स भी वैसे वैसे देना पड़ेगा। तो वो उनके लिए बेकार होते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है, उसको इनकम टैक्स बोला जाता है, प्रोग्रेसिव। रेग्रेसिव टैक्स मतलब होता है कि फ्लैट टैक्स, ठीक है, ये हिट करती है लोअर इनकम पीपल्स को, ठीक है। जैसे जीएसटी, अब देखो 100 रुपये का कोई सामान है, उस पर 10% मान लो जीएसटी है, ठीक है, तो वो 10 रुपये तो इनको देने पड़ेंगे भाई। 10 रुपये आप बहुत गरीब हो या फिर बहुत अमीर हो, मुकेश अंबानी को भी वो 10 ही रुपये देने हैं, और या फिर मैं हूँ, मुझे भी 10 ही देने हैं। तो वो अगर लोअर इनकम पीपल्स हैं तो उनको ज़्यादा, मेरे लिए 10 रुपये में भी वैल्यू करेगा, बट मुकेश अंबानी को नहीं करेगा 10 रुपये। तो वो चीज़ होता है, तो वो होता है रेग्रेसिव टैक्स, उसको जीएसटी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव में इनकम टैक्स समझ लो, फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। रेग्रेसिव टैक्स में इनकम से नहीं मतलब होता है, आपके फ्लैट देने पड़ेंगे। सपोज़ करो एक गुड्स है, एक बिस्किट है मान लो, ठीक है, वो 100 रुपये का है, उस पर 10% टैक्स है, जीएसटी है, तो 10 रुपये हुए, तो वो 10 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। वेदर मेरी इनकम कम हो या बहुत ज़्यादा हो, मुझे 10 रुपये ही देने हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक साइल ऑन 6 लाख एनुअली सैलरी पे, जब सैलरी की इनकम कैलकुलेट किया जाता है तो उस पर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये इनकम टैक्स में मिलता है, इनकम टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट है, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें जो भी सैलरी से इनकम होगी जिनकी, उनसे 50,000 डिडक्ट करके जो भी टैक्सेबल इनकम होगा, टैक्सेबल 50,000 कटा टैक्सेबल इनकम होगा, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ओल्ड रिजिम में सिर्फ बता रहा हूँ, देखो अब न्यू रिजिम आ गया है तो वो बाद में उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। ओल्ड से क्या होता है कि अब तो 2.5 लाख आपकी इनकम है तो 0% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख हुआ 5% टैक्स, तो इसका देखो कितना है, अभी इतना है, ठीक है। तो ये 2.5 लाख से 5 लाख गया तो 12,500 देना पड़ेगा, मतलब 2.5 लाख रुपये पे 2.5 लाख रुपये पे एट द रेट आपको 5% निकाल लो तो ये आएगा 12,500। देन आपको 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर है तो आपको 20% देना होता है। देन उसके बाद एवब 10 लाख होता है तो ओल्ड रिजिम होता है। ओल्ड रिजिम बेसिकली ओल्ड टैक्स होता है, अभी न्यू आ गया है तो उसमें न्यू वाले में डिडक्शन नहीं मिलते हैं। वो मैं कभी जब टैक्स 2-4 वीडियो के बाद पढ़ाऊँगा तो वो अच्छे से पढ़ा दूँगा, अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्या होता है। तो स्लैब में बता दे रहा हूँ, अप टू 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, देन एवब 10 लैक्स 30%, ठीक है। तो अभी इसका 5 लाख से 5 लाख 50 है, तो यानी 50,000 पे इसको 20% टैक्स पड़ेंगे जो होगा 10,000, ठीक है। तो इसके टैक्स आ जाएंगे टोटल 22,500। बट ये इसको रिबेट मिल जाएगा, ये भी एक डिडक्शन टाइप का ही होता है टैक्स में। ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो वो ज़ीरो हो जाएगा जिनकी जिनकी इनकम, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये इसका इनकम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। रिबेट मिल जाता है, रिबेट होता है आपके टैक्स अमाउंट और 12,500 समथिंग ऐसा हो, सॉरी 22,500 इसका जो होगा उस पर 0% टैक्स देना पड़ेगा। चलो अभी तो टैक्स के हल्का फुल्का मैं मतलब एग्जांपल दे दिया हूँ, थोड़े मोड़े नहीं समझ आएगा होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से टैक्स पढ़ा दूँगा, मतलब
इतना तो बता ही दूंगा कि फाइनेंस में क्या ही है, बस ऊपर ऊपर से अभी बताया हूँ। देन आते हैं अपना फाइनेंस में आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझते हैं। आज बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाना है और इसके दो ये बनाऊँगा, आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट समझेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस पर्सन्स अदर एंटिटी that provide a clear pictures of entity financial performance and essential tools for decision making by credit investors, creditor management and regulators। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली कि ऐसा फॉर्मल रिकॉर्ड्स, हम कोई रिकॉर्ड्स बना मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी मान लो कि मैंने कुछ परचेज़ किया, सेल्स किया कोई भी गुड्स और एसेट्स, तो उसका रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। देन पोजीशन, एंड ये बताता है आपकी बिज़नेस की पोजीशन क्या है, पर्सन सोल प्रोप्राइटर हुआ, आपके बिज़नेस हुए हैं, अदर एंटिटी में LLP हो गया, पार्टनरशिप हो गए, तो उसकी पोजीशंस बताते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशंस आपके कैसे हैं, आप मतलब क्या आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसका आपकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है, तो ये बताती है। दैट्स हेल्प करती है इन्वेस्टर्स। देखो आपकी मान लो नेट आपकी प्रॉफिट बिज़नेस की बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो आपके बिज़नेस में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको चाहिए रिटर्न। अब रिटर्न आपकी बिज़नेस अच्छा दे रही है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स आपको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। क्रेडिटर्स क्या करेंगे इस चीज़ का, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के क्रेडिटर क्या होंगे कि उनको आपको लोन देना है कि नहीं देना है। क्रेडिटर का बस यही होता है कि आपको लोन देंगे कि नहीं। मान लो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है, ठीक, तो कोई भी नहीं चाहेगा भाई मेरा पैसा डूबे, कोई आपको लोन क्यों देगा, तो इसलिए वो क्रेडिटर ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के एनालाइज करेगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। दैन मैनेजमेंट देखेगी कि हमें फर्दर क्या डिसीज़न लेने हैं, हमारी प्रॉफिट गिर रही है तो उसको इंक्रीज़ कैसे करें, इंक्रीज़ है अच्छी चल रही है तो उसको मेंटेन कैसे करें, और भी कुछ प्लान्स लाएं, बिज़नेस को एक्सपैंड कैसे करें। रेगुलेटर्स में आ जाएंगी गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, आपके देखिए बिज़नेस अच्छा है, आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका टैक्सेस आप कम दे रहे हैं, तो भाई वो भी सोचेगी क्यों आप टैक्स कम दे रहे हैं, तो वो भी डिसीज़न लेगी आपके ऊपर। तो वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर्स, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, ensure the legal compliances, attract the investors और secure loans, internal decision makings। तो वही बेसिकली वही बताया हूँ अभी। देन स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। तो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बताने से पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट आती है, ठीक है। देन उसके फर्स्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग, ठीक है। इट प्रिपेयर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है कि आपके कोर ऑपरेशन, आपके बिजनेस के कोर ऑपरेशन से क्या प्रॉफिट हो रही है और क्या लॉसेज हो रही है, उसका मदद करता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, वो उसका निकालने में मदद करता है, ठीक है। टू कंपेयर, ये तो पर्पज़ में बताया हूँ कि फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आपके कोर बिजनेस से, ठीक है। सपोज़ करो कि मेरा मेडिसिन बनाने का बिज़नेस है, ठीक है, तो मैंने मेडिसिन सेल किया होगा, तो उससे मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, तो उससे क्या अभी मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो वो बताता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है। कंपेयर करना होता है कि डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस को कंपेयर करना। देन उसके बाद इवेल्युएट कोर बिजनेस परफॉर्मेंस एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब समझा देता हूँ कि डायरेक्ट इनकम मेरी क्या होती है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम इज़ द इनकम अर्न डायरेक्टली फ्रॉम द मेन बिजनेस ऑपरेशन सच एज सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मान लो मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, मेडिसिन का, ठीक, तो उसको मैंने सेल किया, तो वो मेरा डायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है। इनकम ऑन डायरेक्टली फ्रॉम मेन बिजनेस, मेरा मेन बिजनेस का क्या है,
मेडिसिन बनाने का, उसको सेल करने का, ठीक है। मालूम मेरी कोई और दूसरी इनकम होती है, मालूम मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूँ, तो ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गया। ये पीएनएल में जाएगा, ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग में हमेशा डायरेक्ट इनकम जाती हैं, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग पे जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम फिर से समझ लो, डायरेक्ट इनकम इज़ द इनकम ऑन डायरेक्टली फ्रॉम मेन बिजनेस ऑपरेशन। मेरा मेन बिजनेस ऑपरेशन क्या है, मेडिसिन बनाने का, उसको मैंने सेल किया, जो इनकम हुई वो मेरी डायरेक्ट इनकम हुई, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो, सेल्स ऑफ गुड्स, यहाँ मैंने मेडिसिन बेचा, ठीक। फीस फॉर सर्विस, इफ़ द बिजनेस इज सर्विस बेस्ड हुई तो आपकी जो भी फीस हो रही है तो वो आपकी इनकम हुई। आपने एक्सपोर्ट सेल्स किया, मैंने एक्सपोर्ट, मेरी मेडिसिन बनाया, उसको मैं बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, कमीशन ऑन सेल्स। सपोज़ करो मेडिसिन है मेरे, ठीक, मैं मेडिसिन बना रहा हूँ, उसके साथ कोई एक्स नाम का बंदा आया, बोला कि भाई अपने मेडिसिन के साथ मेरा भी एक प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, और बदले में मैं कमीशन दूंगा कि कितना तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके साथ मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उस पर कमीशन मैं दूंगा। तो वो भी मेरी डायरेक्ट, क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेट कर रही है मेरी, इफ़ रिलेटेड टू द मेन ऑपरेशन, तो वो डायरेक्ट इनकम में आई, ठीक। देन आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस पे। डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंस इंकर्ड टू परचेज, प्रोड्यूस और ब्रिंग गुड्स टू सेल्स एबल्स कंडीशन, ठीक है। वो खर्चे जो हमें मतलब हो रहे हैं कि बेसिकली वो मेरे कोर बिजनेस से रिलेट कर रहा हूँ, वो खर्चे। जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल फिर से मैं दे रहा हूँ, मेरा बिज़नेस है मेडिसिन का, ठीक। तो मेडिसिन बनाने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, ठीक। मैंने परचेज़ किया वो रॉ मटेरियल्स, या फिर मैं उसको खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसके खर्चे, ठीक है। और गुड्स को ब्रिंग कर रहा हूँ तो ब्रिंग में आ जाएंगे कि मैंने कैरेज इनवर्ड्स एंड फ्रेट इनवर्ड्स पे किए, मैंने सामान बाहर से मंगाया तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया, तो वो दैट इज़ द कैरेज इनवर्ड हुआ। मैंने बेसिस दिए, बेसिस और सैलरी में अंतर होता है। बेसिस मैं वर्कर को देता हूँ, सैलरी मैं एम्प्लॉय को देता हूँ। सैलरी में मैंने मालूम सपोज़ करो कि अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए मैंने अपने अकाउंटेंट को सैलरी दिया, तो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करता। मेरे मेडिसिन बनाने में मेरे सीए का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो वो पीएनएल में जाता है। मैं अभी वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। वेजेस क्या होते हैं कि वो वर्कर प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। मेडिसिन बनाने के लिए जो मेरा वर्कर लगेंगे, मान लो मेरे 4 वर्कर हैं, वो मेडिसिन बना रहे हैं, तो उसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊंगा, बेजेस में दिखाऊंगा, और उसको मैं बोलूँगा कि वो मेरा डायरेक्ट खर्चा हुआ, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। फ्यूल्स एंड पावर्स, फैक्ट्री में जो मेरे फ्यूल्स एंड पावर्स लग रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट में दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहा हूँ। इम्पोर्ट ड्यूटी, मेडिसिन बनाने के लिए ऐसा कोई रॉ मटेरियल चाहिए जो बाहर से मैं मंगा रहा हूँ, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी मुझे देने पड़ेंगे। पैकेजिंग एक्सपेंस इफ नीडेड फॉर सेल्स, तो ये सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अभी मैं इनडायरेक्ट भी पढ़ा देता हूँ जब मैं पीएनएल पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है। तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इट्स रिफर्स टू द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट आपके कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, और परचेसिंग ऑफ गुड्स दैट अ कंपनी हैज़ सोल्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड्स, ठीक है। तो आपके बेसिकली वही चीज़ है, डायरेक्ट एक्सपेंस की चीज़ें कि आपके कितने खर्चे हुए हैं। COGS के फॉर्मूला आपके ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपके ओपनिंग स्टॉक्स, मान लो मेरे मेडिसिन के कुछ मेडिसिन जो पिछले साल नहीं बनी होगी, ये तो पता ही होगा ना, ये है, ये मेरा मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, ये 2021 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 2022 का ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मैंने इस साल जो खर्चा किया, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा होगा, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने ऐड किए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो गुड्स बने बट बिके नहीं है, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस नया बिज़नेस है, मान लो बिज़नेस ही मेरा इनकॉर्पोरेट हुआ है 2025 में, तो कोई स्टॉक नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, मे बी लास्ट में कोई ऐसा चीज़ बच जाए जो सेल्स ना हो, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ होगा।
बट ओपनिंग स्टॉक मेरा 0 होगा, तभी तो इसमें 0 रख लेना। इसमें मान लो मैंने 10,000 के परचेज़ किया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 लगा और क्लोजिंग में 0 हो रहा, तो ये मेरा COGS का कॉस्ट हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। तो मोटा मोटा तो समझ ही गए होगे थोड़ा। देन आते हैं इसके फॉर्मेट्स देख लेते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़े होंगे अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो। ट्रेडिंग अकाउंट क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज़, उसमें से माइनस कर देना परचेज़ रिटर्न। आप कोई भी परचेज़ किए होंगे उसमें परचेज़, मान लो मैं रॉ मटेरियल मंगाया 10,000 का, 5,000 का ख़राब निकला तो 5,000 मैंने रिटर्न कर दिया, तो वो खर्चा तो नहीं हुआ ना मेरा, तो 5,000 मैं माइनस कर दूँगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में वही फ्यूल्स, पावर्स, कैरेज, फैक्ट्री रेंट्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो मेरे प्रोडक्शन से रिलेट करें, मेरे मेन बिजनेस से रिलेट करें, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फिर यहाँ बता रहा हूँ। देन सेल्स, मैंने 10,000 का सेल्स किया, मान लो 5,000 का सेल्स रिटर्न आ गया मेरा, कि तो वो तो मेरी इनकम हुई नहीं ना, वो कस्टमर तो मुझे वापस कर दिया कि भाई ये तुम्हारा प्रोडक्ट ख़राब है। देन क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरा स्टॉक बच गया जो सेल्स नहीं हुआ है, ठीक है, अगर ये ऐड करो, ये माइनस करो, इधर का ज़्यादा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम तुम्हारी कम हुई, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो लॉस हुआ, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। Profit and loss statement is the second part of final account. So the net profit, net loss of business has earned during the accounting periods after the considering all the indirect expense और indirect income and expenses. Indirect income, देखो ऐसे इनकम जो मेरे बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती। मान लो मुझे कमीशन मिल गया कहीं से किसी चीज़ का, वो मैं डिस्काउंट रिसीव कर लिया। डिस्काउंट मान लो मैं परचेज़ कर रहा था 1 करोड़ का माल, उस पर से 10,000 सपोज़ करो 10 लाख मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो मेरी इनकम होगी एक तरह से, तो उस पर डिस्काउंट मैं रिसीव कर लिया। इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर लिया, मान लो मैंने कहीं पे FD किया था बैंक में, उस पर से इंटरेस्ट बैंक मुझे पे कर रही है, तो वो मेरी इंटरेस्ट इनकम हो गई। दैन मैंने मेरे अपना अपार्टमेंट रेंट पे दिया है, तो वहाँ से रेंट इनकम हो गई। ये सारे मेरे मेन बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं, तो वो सारे मेरे इनडायरेक्ट इनकम हुए। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है मैं लेते, सॉरी एक्सपेंसेस नहीं होगा यहाँ पे इनकम होगा। ठीक है, देन आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। ठीक है, सैलरी हुआ, वही मैं बहुत बोल रहा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने CA को सैलरी पे किया, मेरे कुछ एम्प्लॉई हैं, अकाउंटेंट हैं, उनको सैलरी पे किया। अब CA मेरे प्रोडक्शन पे हेल्प थोड़ी ना कर रहा है। अब कोई एक CA हुआ या फिर CMA हुआ, तो भाई वो मेरे प्रोडक्शन पे हेल्प नहीं कर रहा है, वो जाके मेरे मेडिसिन का रॉ मटेरियल्स को लेके फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर रहा CA, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस में वो आएंगे जिनको मैं बेसिस पे कर रहा था, जो वर्कर एक्चुअली मेरा मेडिसिन बना रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है, दैन मैंने रेंट और टैक्सेस पे किए हैं, कहीं का रेंट ऑफिस प्रीमाइसेस का, वहाँ फैक्ट्री का मैंने रेंट पे किया, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। मान लो मैंने एक ऑफिस लिया है जिसमें मेरे 4 एम्प्लॉई जो मार्केटिंग में काम करते हैं और एक CA जो आता है कभी कल ऑडिट करने, तो उसके लिए मैं रेंट और टैक्सेस पे कर रहा हूँ। मैंने कुछ इंश्योरेंस लिया है, उसके ऑफिस प्रीमाइसेस का लिया है या फिर मशीन का लिया है, तो उस पर होगा डेप्रिसिएशन। इस पर भी अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि वो भी एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि मैंने एसेट लिया, अब सब समझा ही देता हूँ, मैं सोचा था बैलेंस शीट जब समझाऊँगा तो तभी समझाऊँगा। तो मान लो मैंने सपोज़ करो मैंने परचेज़ किया एसेट्स, ठीक है, 1 करोड़ का। अब ये 1 करोड़ मैं अगर PNL में दिखा दूँ तो मेरा PNL पूरा हिट कर जाएगा और मेरा सपोज़ करो मेरी उतनी इनकम ही नहीं हो रही है और मैं लॉस में चला जाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, और एसेट मतलब ही होता है कि ये मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट देगा, तो और ये करीबन 12 महीने से ज़्यादा देगा,
तो इसको एसेट में हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और उस पर 1 करोड़ को मान लो, सपोज़ करो मैंने सोचा कि 1 करोड़ की मैंने मशीन खरीदी, ठीक है। मैं चाहूँगा, देखो ये सब चीज़ें जब एकदम आदमी सब सीए हुए बन जाता है तो काफ़ी चीज़ होती है कि मैं वो उस 1 करोड़ सीधे यहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ कि मैंने भाई 1 करोड़ का लिया हूँ, मैं मुझे एसेट्स में नहीं दिखाना है, मुझे पता है कि यार ये कोई हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देगी, तो मैं वो कर सकता हूँ। बट समझो अभी समझना कि डेप्रिसिएशन होता क्या है बेसिकली। तो मैंने सोचा कि यार देखो 1 करोड़ की एसेट्स है मेरी, ठीक। फ्यूचर में अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये देखो यार ऐसी एसेट्स है जो 5 साल चलेगी, इसके बाद टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आएगी और ये ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। तो मैं सोचा कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ठीक है, रीसेल वैल्यू ज़ीरो होगी। और 5 साल तो 1 करोड़ को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 20 लाख करीबन होगा, ठीक है। तो मैं हर साल 20 लाख यहाँ पे पीएनएल में एज अ डेप्रिसिएशन शो करता रहूँगा और 5 साल तक शो करूँगा। मेरा एसेट्स 1 करोड़ यहाँ पे रहेगा, पहले साल में 20 लाख माइनस होगा, देन 80 लाख नेक्स्ट ईयर में जाएगा, फिर वहाँ से 20 लाख माइनस करेगा। तो ये 5 साल में मेरा डेप्रिसिएशन पूरा, मेरा एसेट्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 5वें साल पे एसेट्स की वैल्यू ज़ीरो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लास्ट साल में 20 लाख होगा, ये और 5 साल का मिला के 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये होगा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑफिस के एक्सपेंसेस हुए हैं, टेलीफोन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, बैड डेट हो गया। बैड डेट मतलब मैं रिकवर नहीं कर पाया कुछ अमाउंट्स अपने डेटर से, ठीक है। देन आते हैं बैलेंस शीट आइटम पे। क्या होता है बैलेंस शीट आइटम? इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन स्पेसिफिक डेट्स। इसका मतलब समझो, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बेसिकली हमारे एसेट्स कितने और लायबिलिटी कितने हैं। और इसका मतलब होता है, देखो कभी भी आप तुम 12th में पढ़े होगे तो बैलेंस शीट बनती है एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो वो एक उसी दिन का पोजीशन बताता है, ठीक है, उसी दिन का बताता है, स्पेसिफिक डेट का बताता है। अगर एज ऑन 1 अप्रैल हो गया, ये 1 अप्रैल का बताएगा कि 1 अप्रैल में आपके एसेट्स और लायबिलिटी कितने हैं। और एक दिन इधर उधर होती है, इसमें सारी चेंजेस हो जाती हैं, तो इसीलिए एज ऑन लिखा जाता है हमेशा कि उस दिन की हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। ये बताती है कि आपके एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, आपके कैपिटल्स, इक्विटी कहता है। कैपिटल्स मतलब होता है कि ओनर्स, मान लो मेरी ये कंपनी है, मैं ओनर हूँ, ठीक है। तो मैं मान लो 25 लाख रुपया लाया, तो वो मेरा कैपिटल हो गया, ठीक है। मैं अपना इन्वेस्ट किया 25 लाख अपने बिजनेस पे, तो वो कैपिटल हो गया मेरा, ठीक है। और कैपिटल लायबिलिटी साइड्स में क्यों शो करती है? क्योंकि मान लो सपोज़ करो कंपनी और मैं दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, तो मैंने अपना पैसा कंपनी को दिया, तो उसके लिए मेरे लिए तो एसेट्स हुआ ना, मैंने अपना पैसा तो किसी को दिया, इसके लिए लायबिलिटी हुई, तो इसलिए वो लायबिलिटी में शो होता है कैपिटल। उसमें ऐड प्रॉफिट करना होता है, प्रॉफिट यहाँ आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से ट्रेडिंग से आता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये यहाँ आएगा। देन यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, ये आएगा नेट लॉस। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो यहाँ नेट लॉस आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट उठ के यहाँ कैपिटल में ऐड होगा। ड्राइंग मतलब कि मैंने अपने कैपिटल, मान लो 25 लाख मैंने लाया था, मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गया तो मैंने 5 लाख निकाल लिए, तो वो होता है ड्राइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैंने डिवेंचर्स मैंने अपने कंपनी के डिवेंचर्स इशू किए थे, तो लोगों ने डिवेंचर्स ख़रीदे होंगे, डिवेंचर्स के बॉन्ड्स ख़रीदे होंगे और मुझे पैसे दिए होंगे, तो वो डिवेंचर्स हो गया, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल्स हो गए, क्रेडिटर मैंने जिनसे पैसा उधार लिया हुआ है। फिक्स एसेट्स मतलब कि लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन। फिक्स एसेट मतलब ये होता है कि आपके ऐसे एसेट जो मुझे बेचने नहीं हो, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स करना है। तो बेसिकली लैंड्स और बिल्डिंग्स और मशीनरी हम लोग बेचते नहीं हैं, उससे हम कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते हैं। मान लो बिल्डिंग से
मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मेरे मान लो वर्कर होंगे, वो लैंड्स हुआ उस पर कुछ काम चल रहा हो, वहाँ पे मान लो मेरी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हो, मशीनरी जो मैन्युफैक्चर कर रही है मेरी प्रोडक्ट, ठीक है। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 12 महीने के अंदर कन्वर्टेबल हो जाएं कैश में, ठीक है। तो कैश, डेटर, स्टॉक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे मैं जो मतलब पे कर दो, एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो मेरी एसेट्स हुए ना। और मैंने एडवांस में अभी उस, मान लो सपोज़ करो आज 1 तारीख है, 1 जैन है, ठीक। और मुझे रेंट देना रहता है 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। मैंने 1 जैन को पूरे 12 महीने के पेमेंट्स कर दिए हैं, एडवांस मैंने एक्सपेंस कर दिए, तो मेरे एसेट्स हो गए। क्योंकि मुझे फैब के महीने में पेमेंट नहीं करनी है, वो तो मैंने पहले ही मंथ में सारे पेमेंट्स कर दिए, तो वो हो गए। एक्रूड इनकम क्या होता है, बेसिकली इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो भी मेरी एसेट्स हुआ कि मैंने पैसा कमा लिया बट वो मुझे मिला नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने एक घर रेंट पे दिया था, ठीक है, और 31 मार्च को मुझे रेंट महीने वाइज होता है, ठीक है। 31 मार्च को इसका डेट था मुझे पेमेंट का, वो मान लो एक आदमी है, वो 31 मार्च को मुझे पेमेंट देता, ठीक है, बट उसने दिया नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट तो मान लो 1 मार्च से 31 मार्च तक का था कि भाई देखो 31 मार्च को मुझे पैसा दे देना, बट उसने दिया नहीं है। बट वो तो मेरी इनकम है ना भाई, 31 मार्च को तो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि भाई वो पैसा देगा, उसकी ऑब्लिगेशन बाद में वो दे, बट वो मेरी इनकम है, बट भले अभी मिली नहीं है। तो वही होता है एक्रूड इनकम उसको कहते हैं। ये बैलेंस शीट के दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। ओवरऑल मैं बता दी हूँ। कल स्टार्ट करते हैं चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो से। थोड़े से दिक्कत हो गई है, नेटवर्क इशू से हुई है, तो बीच बीच में वो वीडियो कट गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। अच्छा हो लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। ओके, बाय।